सुकरेश, आज हम एक फिर से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें हम बात करेंगे जीवन कौशल के बारे में। क्या है जीवन कौशल? लाइफ स्किल। लाइफ स्किल क्या है? लाइफ स्किल के अंदर क्या है? इन सब चीजों के बारे में हम चर्चा करें। तो आइए हम जीवन कौशल के बारे में थोड़ा सा व्याख्यात्मक रूप से बात करेंगे। जीवन कौशल, लाइफ स्किल के बारे में हम यहां पर बात करेंगे। जीवन कौशल क्या है? डिफिनीशन है कि जीवन कौशल की जहां तक अगर हम बात करें तो जीवन कौशल वो विधा है जिसके अंतर्गत कोऑपरेटिव इमोशन, कहते हैं ना कि तनाव पर नियंत्रण करना, धैर्य रखना, भाषा शैली को सही करना, आत्मज्ञान करना, अपने आप को जागरूक रखना और इस समाज में समायोजित होकर के जीवन को अच्छे तरीके से देना, ये सारी चीजें वो जीवन कौशल के अंतर्गत आती है। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन। वो कहता है कि जीवन कौशल के माध्यम से जीवन में आने वाली नई नई चुनौतियों के बारे में जानना और उससे आगे निकलना, धैर्यपूर्वक आगे निकलना ही जीवन कौशल है, लाइफ कौशल है। तो जीवन में नित्य नए जो टास्क आते हैं, जो व्यवधान आते हैं, उस पर कैसे नियंत्रण किया जाए और उससे कैसे उससे बाहर कैसे निकला जाए, वो जीवन कौशल के अंतर्गत आता है, ये WHO कहता है। तो वास्तव में हम लोग भी मानते हैं कि जीवन कौशल बहुत सारे छोटे छोटे कौशलों से मिलकर के बना है, जिनको डेवलप करके, जिनको विकसित करके हम एक नए आयाम को जीते हैं, एक नई जीवन शैली को जीते हैं। तो आइए हम व्यक्तित्व में सहायक, व्यक्तित्व को बढ़ाने वाले कौशल कौन से हैं? व्यक्तित्व में सहायक, व्यक्तित्व बढ़ाने वाले कौशल, व्यक्तित्व बढ़ाने वाले कौशल, कौशल कौन से हैं? बढ़ाने वाले कौशल के बारे में हम बात करेंगे। व्यक्तित्व में सहायक, व्यक्तित्व बढ़ाने वाले बहुत सारे कौशल हैं। आइए हम उनके बारे में कहें। सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर, तो हम सबसे पहले बात करेंगे आत्मज्ञान। किसकी बात करेंगे? आत्मज्ञान की बात करेंगे। आत्मज्ञान, इसको नोट कर लीजिए। आत्मज्ञान, सेल्फ अवेयरनेस कह सकते हैं ना, अंग्रेजी में आप सेल्फ अवेयरनेस लिख लीजिए। सेल्फ अवेयरनेस, आत्मज्ञान, सेल्फ अवेयरनेस। आत्मज्ञान का अर्थ है स्वयं को जानना, स्वयं को जानना, अपने आप को पहचानना, अपने आप को जागरूक रखना, अपने आप को हर समय स्थिति परिस्थिति के लिए तैयार रखना, वो आत्मज्ञान होता है। तो आत्मज्ञान का अर्थ है स्वयं को जानना। व्यक्ति की, स्वयं को जानना क्या है? व्यक्ति के अंदर कितनी ताकत है, कितना धैर्य है, उसका चरित्र कैसा है, उसका चरित्र, उसका मनोबल कैसा है, वो कैसे लोगों के साथ समायोजन रखता है, इन सब के बारे में जानना। आत्मज्ञान का मतलब कि हमारा चरित्र कैसा है, हम कितना एफर्ट लोगों के साथ करें, हम कैसे फेमिलियर हो सकते हैं, हमारा सहयोगात्मक भावना समाज में कितना है, हम कितना सोशल वर्क कर पा रहे हैं, इन सारी चीजों के बारे में जानना। अगर इन सब चीजों के बारे में आप जान जाते हैं तो निश्चित रूप से आपके अंदर आत्मज्ञान हो जाता है और आप सही दिशा पकड़ लेते हैं। जब आप दिशा सही पकड़ लेंगे तो आपका दशा अच्छा हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दिशा और दशा का बहुत अधिक रोल होता है। अगली अगर हम बात करें, यहां पर दूसरे कौशल की बात करें, तदनुभूत की बात करेंगे। तदनुभूत, 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 जिसको हम अंग्रेजी में इंपैथी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंपैथी।
तदनुभूत, तद अनुभूत। देखिए इसके अंतर क्या, किसी व्यक्ति या घटना से संवेदनशील होने पर व्यक्ति के दुख दर्द को समझना उसकी जगह रख करके क्या कहलाता है, तदनुभूति कहलाता है। क्या कहलाता है, अर्थात किसी व्यक्ति को कोई चोट लगा है तो उसकी जगह अपने को रख करके उस चोट को आभास करना और सांत्वना व्यक्त करना क्या कहलाता है, तदनुभूति। इसके जैसा अनुभूति होता है, इसको एम्पैथी बोलते हैं। दूसरा आता है सहनभूति, सहनभूति या समानुभूति, जिसको सिंपैथी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंपैथी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंपैथी। सिंपैथी जो दूसरों के दुख दर्द को जान करके उसके प्रति संवेदना रखा जाए। जैसे किसी का पैसा गुम हो गया, आपका दोस्त है, तो आपने कहा अरे नहीं बहुत गलत हुआ, तो आप उसको सिंपैथी देते हैं, अरे यार ठीक है घबराओ ना, सही हो जाएगा, कोई बात नहीं, पैसा आपने जो पैसे फिर आ जाएंगे, उसमें आपको कोई ऐसा कठोर कदम उठाने की जरूरत नहीं। वो सिंपैथी हो गया। तो एम्पैथी का मतलब समझ गए, सिंपैथी का मतलब समझ गए। ये व्यक्तित्व में बढ़ाने वाले व्यक्ति के कौशल है, इनको बढ़ा करके लाइफ में अपने व्यक्तित्व को आप बढ़ा सकते हैं। हेडिंग का मतलब समझिएगा, उत्तर तभी आप लिख पाएंगे। ऐसे आएगा कि व्यक्तित्व को बढ़ाने वाले कौशल कौन से है, ऑप्शन दिया जाना शुरू हो जाएगा, तो आपको उसी में टिक करना होगा, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आप कह सकते हैं तार्किक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग, तार्किक सोच। तार्किक सोच नोट कर लीजिए, जिसको हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। इसका मतलब है किसी विषय पर तार्किक सोच रखना और एक सच्चे उद्देश्य से कार्य करना। किसी के पर तार्किक, जैसे कि कोई काम हो रहा है तो आपका तर्क होना चाहिए कि हां ये, जैसे तालाब के उस पार धुआं है तो आपके अंदर ये तर्क होना चाहिए कि धुआं अगर है तो आग होगा, क्योंकि बिना आग के धुआं नहीं हो सकता। फिर ये कहा गया नहीं अगर हो सकता धुआं, तो धुआं नहीं धुंध जैसा दिख रहा, इसका मतलब शीतलहर का प्रकोप है जिसकी वजह से धुंध दिखाई पड़ रहा, धुआं जैसा है। तो क्रिटिकल थिंकिंग करना है, तर्कपूर्व सोच आपको करना है। जैसे कि पाथर पूजे रब मिले तो मैं पूछूं पहाड़, कि अगर पत्थर को पूजने से भगवान प्राप्त हो जाता तो मैं पहाड़ पूजूंगा, बहुत बड़ा भगवान। ये तर्क, जैसे कबीर दास जी वगैरह क्या तार्किक सोच की बात करते थे। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी की आस्था को दिया जाए, हिंदू धर्म का अपना आस्था है, वो आस्था सही है, लेकिन तर्क दिया जाना चाहिए। वो आस्था का विषय वस्तु अलग है, तार्किक बात यहां पर हम करेंगे। तो वो क्रिटिकल सोच है कि किसी भी चीज को तर्क पूर्वक सोचना और उसका विश्लेषण करना। अब आता है रचनात्मक सोच, पांचवा लिखिए रचनात्मक सोच। क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव, रचनात्मक सोच। किसी को कार्य को करने पर कोई रचनात्मक सोच किया जाए। जैसे अगर आप सोशल वर्क करते हैं एनसीसी में, तो सोशल वर्क के दौरान अब आपका रचनात्मक सोच होना चाहिए कि हमारे इस सोशल वर्क से देश के लोग जागरूक होंगे। जैसे मान लीजिए शिक्षा पर आप सोशल वर्क कर रहे हैं, मान लीजिए आप हेल्थ और हाइजीन पर सोशल वर्क कर रहे हैं, यदि आप किसी मिशन के बारे में लोगों को बता रहे, तो रचनात्मक सोच आपको रखना पड़ेगा। हां, इससे प्रभाव पड़ेगा। आपको कई लोग मिल गए, कई आप शराब के खिलाफ नशा और मुक्ति चला रहे हैं, कौन मानता है, कोई नशीले नहीं मानते, कोई भी नशीले नहीं मानते, वो तुरंत पिएंगे, नहीं मानेंगे अखबार, लेकिन आप कहेंगे नहीं, 100 में से एक भी मान गया। हो सकता है एक दो के दिमाग परिवर्तित हो जाए, हो सकता है उसके दिमाग में ड्रिंक करने के पहले, ड्रग्स लेने के पहले हमारी बात आए। तो रचनात्मक सोच रख करके काम को किया जाए, तो वो जहां पर रचनात्मक सोच किसी कार्य को सही तरीके से सकारात्मक सोच के साथ रचनात्मक तरीके से किया जाए, एक नए तरीके से किया जाए, एक नए आधार को बनाकर किया जाए, वहां पर यहां रचनात्मक सोच की बात क्रिएटिव आती है। समस्याओं को सुलझाने का कौशल, समस्या को
सुलझाने का कौशल। इसको अंग्रेजी में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बोलते हैं, समस्या को सुलझाने का, प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसे कोई समस्या घर में आया या हमारे ऊपर कोई समस्या आया तो हम धैर्य दे करके उसका सामना करेंगे, ना कि उससे भागेंगे। मान लीजिए समस्या आ गया, गैस सिलेंडर में आग लग गया, अब हम भागेंगे, अरे चिल्लाएंगे आग 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 लग गया, तब तो ब्लास्ट कर जाएगा। अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि 5 मिनट के पहले सिलेंडर नहीं फट सकता, उसके नीचे जाएगा, और सिलेंडर बड़े मोटे लेयर के लोहे से बना होता है, मोटे लेयर के लोहे से बना होता है, तो वो जो है इतना आसानी से नहीं होगा, तो हम उसको निकालेंगे, निकाल के बाहर खुले स्थान पे ले जाएंगे, गीले कपड़े से, गीले कंबल से उसको ढांक करके उसके ऑक्सीजन को कट कर देंगे तो बंद हो जाएगा। तो वो चीज हम तुरंत प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, जो समस्या उसको सॉल्व करने की तरफ भागेंगे, प्रयास करेंगे, भागेंगे नहीं, बढ़ जाएंगे। मोटरसाइकिल बिगड़ गई चलते समय, तो मोटरसाइकिल को बनने की बात करेंगे, पहले तो खुद सॉल्व करेंगे, नहीं होता है तो मैकेनिक ढूंढ करके लाएंगे, क्या मोटरसाइकिल छोड़ के भाग जाएंगे कि हमारा खराब हो गया। वो प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो समस्या को सुलझाने का जो कौशल है, स्किल अगर आपके अंदर आ गई तो निश्चित रूप से आप क्या हो जाएंगे, बहुत आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, कोई समस्या है, जैसे मान लीजिए झगड़ा हो गया, तो उसको बातचीत से बैठ के निपटा लीजिए, भागिए मत, तेरे मार देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। एक बार आप समझौता कर लेंगे, एक बार सॉल्व कर लेंगे तो जीवन भर के लिए आप अच्छे हो जाएंगे। यदि आप एक बार भागे तो जीवन भर भगते रह जाएंगे। तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करना समझ में आ रहा है ना? प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्या मतलब हुआ, समस्या सुलझाने का क्या मतलब हुआ? चलिए ठीक है। निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग, किसी काम के प्रति आपको निर्णय लेना है। अब हम इस खेल को खेले या ना खेले तो निर्णय आपको लेना है, पढ़ाई करें या ना करें आपको निर्णय लेना है, गाड़ा फानर करें या ना करें आपको निर्णय लेना है, आपको आईडीसी परेड जाना है तो आपको निर्णय लेना है, निर्णय आपको लेना है। और जो निर्णय लेंगे उसका सीधे प्रभाव पॉजिटिव और नेगेटिव किसके ऊपर पड़ेगा? आपके ऊपर पड़ेगा। आपको निर्णय लेकिन लेना है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको डिसीजन लेना ही लेना है। अगर आप डिसीजन नहीं लेंगे तो आप तो अच्छी समस्याओं से घिरे रह जाएंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की बात यहां पर कहेंगे, ये भी एक स्किल है। इसको हटा दें। चलिए हम लोग बात करते हैं तो ये कौशल इतने हैं, इतने कौशल के बारे में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हमसे पूछ सकता है कोई प्रॉब्लम? समझ में आ रहा है? पीछे के सबको समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है। रोकना, फाइनल मत करना। तो 6 प्रकार के उधर हम लोगों ने लिखा। 7वां लिख लीजिए आप लोग। 7 हो गया था, 8वां लिख लीजिए। 8वां पारस्परिक संबंध। पारस्परिक संबंध आपस का जो संबंध है उसके बारे में देखिए। लोगों के साथ पारस्परिक संबंध, लोगों के साथ संबंध बनाना, लोगों के साथ बातचीत करना, बातचीत करके किसी एक नए स्थिति में पहुंचना, ये भी एक कौशल है। जैसे आपने पढ़ने वाले बच्चों के साथ संबंध बनाया तो आप उससे ज्ञान की चीजें प्राप्त कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आपने किसी खेल वाले व्यक्ति से संबंध बनाया तो आपको खेल स्किल के बारे में बता रहा है।
इसी प्रकार से आप किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम वाले व्यक्ति से आपस में संबंध बनाया तो उससे, इसी प्रकार से आपका दोस्त अच्छा है जिसके पास अच्छे पैसे हैं, आप उसके प्रति निष्ठावान है तो आपके पैसे से भी मदद वो कर रहा। तो पारस्परिक संबंध बनाने में आप जीवन को अच्छे से जी सकते हैं, ये एक अच्छा कौशल यहां पर माना जाता है। नेक्स्ट कौशल अगर हम बात करें तो यहां पर करेंगे प्रभावी अभिव्यक्ति। नौवां, प्रभावी अभिव्यक्ति। प्रभावी अभिव्यक्ति इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात हम करेंगे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी अभिव्यक्ति क्या है? कहते हैं कि एक बात आती है हमको, जो मौखिक, लिखित और इशारों द्वारा समझाया जाता है उसको प्रभावी अभिव्यक्ति कहते हैं। कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, पहला प्रभाव अंतिम होता है। व्यक्ति जो पढ़ाता है, जो बोलता है, जिस स्किल के बारे में वो बताता है, उसी से उसकी पहचान होती है। आया, जैसे ही 2-4 मिनट अपने लेक्चर को लिया तो उससे पता चल जाता है कि वो कैसे जो है अपना आगे का, वो कहते हैं ना कि लिफाफा देख करके पता चल जाता है कि अंदर मजबूत क्या होगा। बहुत सारे अनुभवी लोग लिफाफा देख करके ही समझ लेते हैं कि अंदर क्या होगा। तो वो चीजें हैं कि प्रभावी अभिव्यक्ति का, आपका इशारा, भावभंगिमा, आपके बात करने का, आपके हाथ करने का, आपके इशारों करने का, ये सारी चीजें एक प्रभावी तरीके से होनी चाहिए जो कि आपका वो करती है। ठीक है, चलो उठ जाओ, बैठो जाके पीछे। भावनाओं पर नियंत्रण, 10वां है भावनाओं पर नियंत्रण। भावनाओं पर नियंत्रण कहते हैं कि कोपिंग, कहते हैं ना कि कोपिंग टू विद इमोशन, कोपिंग विद इमोशन, भावना जो है, इमोशन जो है, उस पर नियंत्रण। कहते हैं कि किसी चीज से खुश होकर के हर्ष उल्लास में कभी किसी से वादा नहीं करना चाहिए, और बहुत अधिक क्रोध में आकर के कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। दोनों स्थिति असहज होती है। आप बहुत खुश हो गए, आपने किसी से कुछ वादा कर दिया और फिर आप पूरा नहीं कर पाते हो, तो वादा नहीं करना, उस पर नियंत्रण करना है। आपको उत्साह पे अपने नियंत्रण करना है। अच्छे स्किल का ये पहचान है, व्यक्तित्व की पहचान है कि भावनाओं पर अपने नियंत्रण करिए। भावना में मत आ जाइए किसी के, कि बहुत अधिक किसी को दुखी होकर के आपसे झूठ झूठ बोल करके, रो करके आपसे सारे पैसे निकाल लिए और आप पैदल जा रहे हो, तो आप खाना भी ना खा पाए, तो हो सकता है 2 रुपया भी हो। तो नियंत्रण करिए, स्थिति को समझिए और उसके बाद कोई डिसीजन लीजिए। भावना में बहने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया कोपिंग विद इमोशन। फिर आता है तनाव पर नियंत्रण। तनाव पर नियंत्रण, तो तनाव पर नियंत्रण की बात करें, कोपिंग विद स्ट्रेस, स्ट्रेस, तनाव पर नियंत्रण। तनाव क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है? तनाव का किसी स्थिति परिस्थिति से उत्पन्न, किसी स्थिति परिस्थिति से उत्पन्न मानसिक विकार को तनाव कहते हैं। जैसे आपने बदमाशी किया और मैंने आपको डांट दिया, आपको बहुत तेजी से डांट दिया, आप अपने आप को महसूस किए बेइज्जत और रोना शुरू कर दिए, आप डिस्टर्ब हो गए। तो स्थिति परिस्थिति की, अगर आपने बदमाशी किया, मैंने डांटा, स्थिति परिस्थिति बनी और उत्पन्न विकार, अब हमारे दिमाग में कुछ विकार उत्पन्न हो गए और वो हमारे लिए एक मुसीबत बन गया। अब कोपिंग विद इमोशन, अब कहते हैं कि तनाव पर नियंत्रण कैसे करें। तो तनाव पर नियंत्रण आप करने का तरीका, एक गिलास पानी पी लीजिए, रो लीजिए, गाना गा लीजिए, मनपसंद खेल खेल लीजिए, मनपसंद मूवी देखने बैठ जाइए, थोड़ा देर अकेले में वो हो जाइए। इससे आपको कहीं तनाव पर नियंत्रण कर सकते हैं। आ जाता है क्वेश्चन की तनाव पर नियंत्रण कैसे करें, तनाव की परिभाषा क्या है, तनाव पर नियंत्रण कैसे करें, तो आप कह सकते हैं। ठीक है, तो आप कुछ समय तनाव पर नियंत्रण कर सकते हैं। स्थिति परिस्थिति से उत्पन्न मानसिक विकार को क्या बोला जाता है? तनाव, और तनाव पर नियंत्रण किया जाता है। अब ये 11 को आप एक लाइन में लिख लीजिए। कभी कभी क्वेश्चन बनेगा
कि व्यक्तित्व को बढ़ाने वाले कौशल कौन कौन से हैं या इसमें से कौन सा कौशल नहीं है। तो 4 ऑप्शन आपको दिया गया, 1 2 3 4, चारों में लिख दिएगा 4 पॉइंट, और अथवा 3 पॉइंट चौथे में लिख दिया उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। तो उपरोक्त सभी होगा तो उपरोक्त सभी मारेंगे, इनमें से कोई होगा कोई मारेंगे, या 3 गलत होंगे 1 सही। इसी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको ये क्लियर कट लाइन टू लाइन देखने की जरूरत होती है। तो आपका ये स्किल की बात हो गई, ठीक है। तो आप इसको पॉइंट आउट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।